नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत। अब हम लोग को पढ़ना था परमाणु में कौन कौन चीज होता है। 3 मौलिक कण है। कौन? इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों तरफ कक्षा में चक्कर लगाता है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति दूसरे नियम से है, उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति दूसरे नियम से है, और कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है वह भी दूसरे नियम से है। हम लोग देख लिए थे, नील्स बोर का परमाणु सिद्धांत पढ़ लिए थे। अब पढ़ना था क्या? बोरबरी का सिद्धांत ना। बोरबरी के सिद्धांत के आधार पर हम लोग को जानना था कि कक्षक में परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति किस रूप में होता है। परमाणु के कक्षा जो होता है, कक्षा, इस कक्षा के संबंध में जो सिद्धांत दिया गया था, किसने दिया था? बोरबरी सिद्धांत। परमाणु के कक्षा संबंधी सिद्धांत जो है बोरबरी सिद्धांत कहलाता है। कौन सा सिद्धांत कक्षा संबंधी सिद्धांत है? बोरबरी सिद्धांत। परमाणु के कक्षा संबंधी सिद्धांत जो है बोरबरी सिद्धांत है, और इसमें बताया गया कि प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² के रूप में होगी। पिछला क्लास में भी हम लोग देख लिए थे। कक्षा संबंधी सिद्धांत बोरबरी सिद्धांत कहलाया। उप कक्षा संबंधी सिद्धांत, तो उप कक्षा संबंधित जो सिद्धांत दिया है किसने दिया था? अफबाउ। ये कौन सा सिद्धांत कहलाता है? अफबाउ प्रिंसिपल कहलाता है, मतलब अफबाउ सिद्धांत। परमाणु के उप कक्षा संबंधी सिद्धांत अफबाउ सिद्धांत कहलाता है। परमाणु के उप कक्षा संबंधी सिद्धांत क्या कहलाता है? अफबाउ सिद्धांत। तीनों अच्छा से बारीकी से याद रखेंगे। कक्षा संबंधी सिद्धांत बोरबरी सिद्धांत, उप कक्षा संबंधी सिद्धांत अफबाउ सिद्धांत कहलाता है। अब अफबाउ सिद्धांत को हम लोग देखे हैं कि अफबाउ सिद्धांत में क्या बताया गया? उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा। उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा यह किसने बताया? किसके सिद्धांत से पता चला? अफबाउ के सिद्धांत से। अफबाउ बताया कि उप कक्षा की संख्या कितनी होती है? 4। उप कक्षा की संख्या 4 होती है। कौन कौन? S, P, D, F, यही ना 4 गो उप कक्षा होती है। अब इस उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या क्या होगी, यह सिद्धांत किससे पता चला था? अफबाउ सिद्धांत से। और इस उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बताए थे? P उप कक्षा में, D उप कक्षा में, और F उप कक्षा में 14 इलेक्ट्रॉन होगा। F उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 14। S में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। P में 6, D में 10, और F में कितना? 14। अफबाउ सिद्धांत से ही उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। अब यहाँ पर बता दिया गया कि अफबाउ किस रूप में इलेक्ट्रॉन को कक्षा में भरने की जो नियम बताया था वह इस तरह से। यहाँ पर क्या है? 1s मतलब पहली कक्षा क्या होगी? पहली उप कक्षा S का आएगा। तो S के लिए क्या है? पहली कक्षा है, और S क्या है? उप कक्षा। देखिए 1s में 1 क्या है? कक्षा। S क्या है? उप कक्षा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो S में कितना बताए? 2। तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। सबसे पहले 1s जो उप कक्षा हो गया वह भरा जाएगा। तो किसमें आएंगे? दूसरा कक्षा के उप कक्षा भरा जाएगा। कौन? 2s। और 2s के बाद यहाँ पर अफबाउ बताए कि एक को भरने के बाद या फिर पीछे जाएगा, और पीछे से ऐसे आकर के भरेगा तो 2s को भरेगा। 2s को भरने के बाद फिर ऐसे पीछे जाकर के आएगा 2p को भरेगा। 2p को भरने के बाद 3s को भरेगा। 3s से फिर पीछे की तरफ जाएगा तो किसको भरेगा? 3p, और 3p को भरने के बाद किसको भरेगा? 4s को। इस तरह से 4s के बाद फिर जाएगा किसको भरने के लिए? 3d को। 3d को भरने के बाद 4p को भरेगा। 4p के बाद 5s को भरेगा। इसी तरह से भरते भरते यहाँ पर अफबाउ सिद्धांत से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सिखाया गया। कैसे? सबसे पहले कौन सा भरा जाएगा? 1s। सबसे पहले भरा जाएगा 1s, और इसमें इलेक्ट्रॉन अधिकतम कितना? 2 भरा जाएगा। तो एक जो पहली उप कक्षा था यह भरा गया। इसके बाद किसको भरेगा? 2s को। तो 2s में आ गए। फिर s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। 2s के बाद किस में जाएगा? फिर यहाँ से चल करके किस में गया? 2p में गया।
तो 2p होगा। p में अधिकतम कितना? 6। और 2p के भरने के बाद किसको भरेगा? 3s को। तो 3s को भरेगा, फिर s में अधिकतम 2। 3s के बाद किसको भरेगा? 3s के बाद किसको भरेगा? 3p को। तो 3p को भरेगा और p में अधिकतम, और 3p के बाद किसको भरेगा? 4s। 4s, s में अधिकतम कितना? अब 4s भरा गया, आप किसको भरेगा? 3d को। तो 3d में कितना होगा? d में मैक्सिमम कितना? अधिक से अधिक 10। 3d के बाद किसको भरेगा? 4p को। 3d के बाद भरेगा 4p को। यहाँ से देख देख के भरेंगे। 3d के बाद कौन है? 4p। तो 4p को भरेगा, p में अधिकतम 6। 4p के बाद कौन आएगा? 5s। 5s और s में अधिकतम 5s भरने के बाद फिर से जा रहा है 4d में जा रहा है ना। तो 4d में जब जाएगा तो d में अधिकतम कितना? 10। तो अफबाऊ के सिद्धांत से ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखे। अफबाऊ सिद्धांत के द्वारा बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाता है। किसी भी तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब बनाना होगा तो इस आधार पर बनाया जाएगा। अब कभी कभी एग्जाम में कोई कोई तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता है बनाने के लिए, या बना करके देता है, उसमें से चुनना होता है कि कौन सही है। उस समय यह पूरा ग्राफ सीधा इस रूप में याद नहीं रहता, तो लोग क्या करते हैं? इस तरह से बनाते हैं। इस तरह से पहले यह मैप तैयार करते हैं। मैप तैयार करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना करके सही ऑप्शन का चयन करते हैं। अब ये अफबाऊ के सिद्धांत पर जो बनाया गया था यह ग्राफ है, यह बहुत अच्छा है, इसके आधार पर यह बना। लेकिन कभी कभी इसको बनाने में भी असुविधा होता है, तो इसके लिए एक और ट्रिक बता दिया गया है कि जल्दी से कैसे बनाएंगे। तो जल्दी से बनाने के लिए सेम यही चीज तैयार करने के लिए एक ट्रिक बताए थे। अच्छा, ऊपर वाला तो बता दिए, मिटा देते हैं ऊपर वाला, फिर से ऊपर से बताएंगे। ए, डी और ए, यही ना 4 गो उपकक्षा है। ये चारों उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन भर करके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, इसका अब एक ट्रिक के रूप में देख रहे हैं। ट्रिक के रूप में देख रहे हैं। सबसे पहले पहला उपकक्षा कौन सा? एस। तो एस ले लेंगे हम लोग और इसको 2 बार लिख लेंगे, एस और एस। एस और एस को 2 बार लिखे, इसको हम लोग ट्रिक पर बैठा लेंगे। क्या ये है? स्कूल, और इसको भी पढ़ेंगे स्कूल। क्या पढ़ेंगे? स्कूल, स्कूल। अब यहाँ से 2 गो को एक साथ लेंगे, पी और एस को। पी और एस को लेंगे तो लिखेंगे पी एस, पी एस, 2 बार लिखेंगे। एक बार एस को लिए तो 2 बार लिख दिए, पी और एस लिए तो पी और एस को भी 2 बार लिखे। इसको पढ़ेंगे क्या? पब्लिक स्कूल, और फिर से पब्लिक स्कूल। अब यहाँ से 3 को ले लेंगे। कौन कौन? डी पी एस लिखेंगे, डी पी एस, और फिर एक बार लिखेंगे डी पी एस। और पढ़ेंगे कैसे? दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर से दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब 3 गो हो गया। अब चारों को एक साथ लेंगे तो क्या लिखेंगे? एफ डी पी एस, और फिर से लिखेंगे एफ डी पी एस। और इसको पढ़ेंगे कैसे? फास्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल, फास्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल। अफबाऊ का जो यह सिद्धांत है, यह जो तैयार किया गया है ग्राफ, लास्ट में सॉरी एस होगा, पी डी एफ डी पी एस, हाँ एस होगा। यह ग्राफ याद नहीं रहेगा तो हम लोग ट्रिक वाला यह याद कर लेंगे, तो यह बनाना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना और आसान हो जाए। कैसे? कैसे पढ़े? स्कूल स्कूल, इसको क्या पढ़े? पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, इसको क्या पढ़े? पब्लिक स्कूल, और फिर से दिल्ली पब्लिक स्कूल। इसको क्या पढ़ेंगे? फास्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल, फास्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे? यह जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, बुआ के कल समझ में नहीं आया था, हिमांशु ना समझ में आया था, सीख गया ना। अब ध्यान दीजिए, एस जो है कौन सा कक्षा है? तो एस में यहाँ से 1 से शुरू करेंगे, 1, उसके बाद 2, उसके बाद एस है 3, उसके बाद 4, और एस खोजिए 5, 6, 7, 8। कै गो एस हो गया? 8 गो एस हो गया।
अब देखिए दूसरा क्या था पी, तब पी में 2 से शुरू करेंगे, ये दूसरा उपकक्षा था ना, तब पी के लिए 2 से शुरू करेंगे। पी कहाँ है, स्टार्टिंग पी कहाँ है, यहाँ, यह दूसरा कक्षा के लिए है ना, तो 2p 3p 4p और इसके बाद यहाँ पे 5p 6p हो गया, 7p हो गया। पी वाला कंप्लीट है। अब तीसरा कक्षा कौन सा था, उप कक्षा डी, तब डी में 3 से शुरू करेंगे ना, 3d 4d 5d 6d कंप्लीट। और चौथा कक्षा क्या था, एफ, तो एफ के लिए 4 से शुरू होगा, यहाँ से 4f 5f। अब यह जो ग्राफ तैयार हुआ, ये ग्राफ से थोड़ा सा भिन्न है। यहाँ पर एक उप कक्षा को भरने के बाद फिर पीछे से जाना पड़ता था, और यह जो बनाए हैं इसलिए बताए, यह ट्रिक के रूप में इसलिए बताए कि इसमें आगे पीछे करने की जरूरत नहीं होगा। ये नहीं कि यहाँ से गए फिर पीछे जाएंगे फिर पीछे से आएंगे। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर लेंगे, 1s। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1s। इसका मैक्सिमम पावर क्या देंगे, 2, और 1s के बाद तुरंत ले लेंगे इसके बगल वाला 2s, और इसमें भी देंगे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, और इसके बाद इसमें चलाइए 2p अब p का अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2p के बाद किसको ले लेंगे, 3s, तो 3s ले लेंगे, और इसमें अधिक से अधिक 2, 3s के बाद 3p ले लेंगे, 3p ले लेंगे, और इसमें 6, और उसके बाद क्या लेंगे, 4s लेंगे, 4s, s में अधिकतम 2, 4s के बाद कौन लेंगे, 3d लेंगे, 3d लेंगे, d के मैक्सिमम 3d के बाद क्या लेंगे, 4p लेंगे, p में अधिकतम 6, 4p के बाद क्या लेंगे, 5s, और s में अधिकतम कितना। देखिए तो जिस तरह से यह ग्राफ तैयार हुआ था, सेम ग्राफ तैयार हुआ कि नहीं। यहाँ पर क्या है, एक बार एक कक्षा को भर के फिर पीछे से आकर के दूसरा को भरना था, फिर पीछे आना था, और इसमें पीछे आना पड़ा। एक बार चलना शुरू किए, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, और इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो किसका बनाएंगे, अभी तक कितने तत्व ज्ञात हो चुका है, 118 तत्व ज्ञात हो चुका है। इन 118 तत्वों में से कुछ ऐसे तत्व है जो निष्क्रिय है, जो किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, जो अस्थाई है, और बाकी जो भी तत्व है वह सब क्या है, अस्थाई है। तो जो भी अस्थाई है उन सभी का क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। अब बताइए कि कौन कौन से ऐसे हैं जो अस्थाई है, कौन कौन से अस्थाई है, हीलियम के बाद नियॉन, आर्गन, उसके बाद क्रिप्टॉन, उसके बाद जेनॉन, और उसके बाद रेडॉन, यही ना है। ये निष्क्रिय है, यह इतना तत्व निष्क्रिय है, और बाकी के जितना भी तत्व है वह सब सक्रिय है। पता निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय है, अभिक्रिया में भाग लेता है। तो जितने भी 118 तत्व है उन सभी तत्वों का अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। तो इसी के आधार पर जो यह ग्राफ तैयार किया गया है, इसी के आधार पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना अभी देखते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनेगा, जैसे कि कोई एक तत्व बताइए, कोई एक तत्व ले लीजिए। हाँ कैल्शियम, बहुत सुंदर, एगो अच्छा तत्व ले लिया। कौन, कैल्शियम। कैल्शियम में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 20। अच्छा कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन 20 कैसे पता चला, परमाणु संख्या से। परमाणु क्रमांक जितना रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है क्या, दोनों बराबर होता है। कौन कौन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या। हाँ प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। केवल दोनों में अंतर क्या है, प्रोटॉन होता है धन आवेश और इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेश। जितना प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो कभी आप लोग से कोई तत्व लिख दिया और उसमें पूछे कि इस तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो क्या बताएंगे, जितना उसका परमाणु क्रमांक, वही ना।
अभी कैल्शियम में पूछा जाए कि कैल्शियम में प्रोटॉन कितने हैं? 20। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 20। प्रोटॉन भी 20 और इलेक्ट्रॉन भी 20। अब इस कैल्शियम का हम लोग क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 20 इलेक्ट्रॉन है। 20 इलेक्ट्रॉन को कैसे एडजस्ट करेंगे? तो पहले क्या है? 1s आया था ना, पहले क्या आया था? 1s। और s पर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2। 1s के बाद क्या होगा? 2s। तो 2s लिखेंगे और इसमें भी अधिकतम 2। उसके बाद क्या आएगा? 2p। तो 2p ले लेंगे ना। अब p में अधिकतम कितना? 6। और उसके बाद 2p के बाद 3s। 3s लेंगे और 3s में अधिकतम कितना? 2। और उसके बाद क्या लेंगे? 3p लेंगे और इसमें अधिकतम कितना? यहाँ से गिन करके आएंगे, गिनते चलेंगे। 2 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18। कहाँ तक आ गए? 3p। अब कौन है? 4s। कौन है? 4s। और s में कितना अधिकतम? 2। देखिए 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 कितना गया? 20। कितना गया? 20। अब यह जो पूरा कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन था, यह 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर के यहाँ तक की श्रेणी में एडजस्ट हो गया। यह पूरा का पूरा क्या बन गया? कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी तरह से कोई दूसरा तत्व बताइए, कोई दूसरे तत्व के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। बोलिए किसका? मैग्नीज। मैग्नीज कितना होता है? 25। मैग्नीज के लिए क्या होता है? Mn25। अच्छा Mn25। तो देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, यह पूरा तो आएगा, यह जितना 20 है 20 तक तो यहाँ भी आ जाएगा। ये 20 तक आ जाएगा ना। 20 के आगे ना हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ तक तो सेम चीज लिखाएगा। अब इसके बाद 4s हो गया था, कौन बचा हुआ? 3d लिखा हुआ है। तो इसके बाद लिख देंगे क्या? 3d। और यहाँ 20 हो गया था और d में क्या एडजस्ट होगा? 5। यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखाएगा और लास्ट में क्या जाएगा? 3d5। अब बताइए 26 पर कौन आता है? लोहा 26 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह पूरा रह जाएगा यहाँ से यहाँ तक, केवल क्या हो जाएगा? 3d6 हो जाएगा। 3d6 होगा कि नहीं? 3d6 नहीं होगा। काहे नहीं होगा? अच्छा आपको पिछला क्लास में एक चीज सीखे थे ना? 5 रहेगा 9 रहेगा तो नहीं। 5 नहीं, डी में बताया गया है। डी में बताए थे क्या कि डी में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए? 10। 10 से एगो कम नहीं होना चाहिए, 9 को नहीं रहेगा। और फिर 10 के आधा क्या होता है? 5 रह सकता है, 5 से एक कम नहीं रहेगा। जैसे कि अभी उसको भी देख लेते हैं। कल 24 पर था ना, क्रोमियम था ना। तो देखिए क्रोमियम क्या होता है? 24। इसके लिए स्पेशल है। यह तो बन करके आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ पर आएगा 4s2 और उसके बाद क्या जाएगा? 20 तक हो गया, 24 पुराना है ना। तो 3d4 यहाँ आ गया। यही चीज बताए थे कि डी में अधिकतम कितना एडजस्ट होता है? 10। डी में अधिकतम एडजस्ट होगा इलेक्ट्रॉन 10। ठीक है। 10 से एगो कम, डी में 9 कभी नहीं होगा। डी में 9 गो कभी नहीं होगा। अच्छा डी का आधा कितना होता है? 10 का आधा क्या होगा? 5। ये 5 एडजस्ट होगा। डी पर क्या कौन सा एडजस्ट नहीं होगा? 4। तो डी पर 9 और डी पर 4 एडजस्ट नहीं होगा। जहाँ कभी भी डी पर 9 और डी पर 4 एडजस्ट करने की स्थिति होगी तो क्या करेंगे? उसके बगल वाला से एगो ले करके इसमें बढ़ा देंगे। जैसे कि अभी डी पर कितना है? 4। तो क्या बताया कि डी पर 4 एडजस्ट नहीं होगा, डी पर 9 एडजस्ट नहीं होगा। तो 4 नहीं होगा तो 4 में एक बढ़ाएंगे, किससे लेकर के? एस से। बगल वाला से एगो लेकर के बढ़ा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5। और एस के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 1। ये कॉपर के लिए, केवल डी के लिए स्पेशल नियम है। ये कॉपर है, क्रोमियम है। क्रोमियम के लिए हो गया। क्रोमियम के बाद कॉपर भी है। कॉपर में भी सेम रूल आता है।
कॉपर कितना पर है 29। तो इसके लिए जब बनाते हैं हम लोग तो देखिए कैसे बन के आएगा 1:2 2:2 2p6 3:2 3p6 4:2 पर कहाँ तक पहुँचे थे 20 पर ना 20 पर ना 20 के बाद क्या है 3D9 यही ना है 20 और 9 29। डी में अधिकतम कितना जा सकता था 10, लेकिन कॉपर के लिए 29 है। यहाँ तक 20 हो चुका है तो 9 ना होगा 20 और 9 29। तो अभी बताए कि डी में 9 को इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, क्या करेगा साझा करेगा नहीं से बगल वाला से। तो यहाँ पर डी में हो जाएगा कितना 9 की जगह 10 और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा 1। तो डी के लिए ए स्पेशल नियम था। इस तरह से हम लोग किसी भी तत्वों का क्या बना सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना किस सिद्धांत पर आधारित है अफबाव सिद्धांत से। तो हम लोग अभी देख लिए कौन कौन सा सिद्धांत बोरवारी सिद्धांत अफबाव सिद्धांत। बोरवारी सिद्धांत से क्या चीज के बारे में जानकारी मिला कक्षा के बारे में। कक्षा संबंधित सिद्धांत है बोरवारी सिद्धांत। उप कक्षा संबंधित सिद्धांत है अफबाव सिद्धांत। और अब आगे आता है क्या कक्षक। कक्षक के बारे में भी सिद्धांत बताया गया था किसने हुंड का नियम हुंड के सिद्धांत। कक्षक संबंधित सिद्धांत है कौन सा हुंड का सिद्धांत होगा। अब हुंड के सिद्धांत में देखेंगे हम लोग। चलिए अब देखते हैं कौन सा हुंड का नियम। हाँ कक्षक संबंधित सिद्धांत। कक्षक कौन कौन देख लिए कक्षा देख लिए। अब देखते हैं हम लोग को कक्षक संबंधी सिद्धांत। इसी को कहा जाता है हुंड का नियम कहिए या हुंड का सिद्धांत कहिए। नियम कहिए या सिद्धांत कहिए। तो कक्षक के बारे में जो सिद्धांत है वह कौन सा सिद्धांत कहलाता है हुंड का नियम या हुंड का सिद्धांत। कक्षक कैसे बताया गया था कक्षक बताया गया था कि इस तरह से कक्षक होती है और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इस रूप में रहेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन इस रूप में रहेगा। फिर आगे भी कक्षक होगा और प्रत्येक कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा 2। हुंड के नियम हुंड के सिद्धांत हुंड के नियम या हुंड के सिद्धांत से क्या पता चला कक्षक के बारे में। और प्रत्येक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होगा 2। तो हम लोग देख लिए केवल क्या देखना था कि कक्षक के बारे में जो सिद्धांत दिया वह कौन सा सिद्धांत कहलाता है हुंड का सिद्धांत। 3 गो सिद्धांत देख लिए कक्षा के संबंध में। कक्षा के बारे में जो सिद्धांत दिया गया हाँ कक्षा के बारे में जो सिद्धांत है कौन सा सिद्धांत कहलाता है बोरवारी सिद्धांत। उप कक्षा के बारे में जो सिद्धांत उप कक्षा के संबंध में जो सिद्धांत दिया गया था अफबाव सिद्धांत। और कक्षक के बारे में जो सिद्धांत दिया गया था वह क्या कहलाया हुंड का नियम या हुंड का सिद्धांत और हुंड का सिद्धांत। कक्षा कक्षक और कक्षा उप कक्षा और कक्षक तीनों के लिए अलग अलग सिद्धांत है। कक्षक में कक्षक संबंधित जो सिद्धांत है कौन सा सिद्धांत कहलाता है हुंड का सिद्धांत। अब हम लोग को देखना है कि कुल मिलाकर के आप कक्षा देखें तो कक्षा कौन कौन होता है क्या है कक्षा क्या है कक्षा और ये क्या हो गया उप कक्षा उप कक्षा में कौन कौन है और यहाँ पर आ गया क्या चीज कक्षा। तो एस में एस के लिए कितने कक्षा और बी के लिए कितने कक्षा और डी के लिए कितने कक्षा 5 और एफ के लिए कितने कक्षा 7। इसमें एगो कक्षक इस तरह से बन गया। इसके पास का एगो कक्षक बना 3 गो। इसके पास कितना कक्षक बना है
5 1 2 3 4 5। इसमें कितने कक्षक तैयार होगा? 7। 1 2 3 4 5 और 7 हो गया। अब सभी में क्या चीज देखना है? इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या बताया? प्रत्येक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा। तो कहे कि पहला का इस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 2। इसमें 3 है ना, 3 कक्षक है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? इस तरह से, इस तरह से। इसमें क्या हो गया? 2 2 4 और 2 6। इसमें 2 2 और एडजस्ट होगा तो क्या हो जाएगा? 5 गुना 10। और इसमें 2 2 और एडजस्ट होगा तो 14। अब के कक्षा के लिए उप कक्षा कौन? एस। और एल के लिए उप कक्षा कौन? एस और पी दोनों। एल के लिए एस और पी दोनों। एम के लिए कौन? एस पी डी 3 गो। और एन के लिए उप कक्षा कौन कौन? एस पी डी और ए 4। हम लोग कक्षा, उप कक्षा और कक्षा तीनों सिद्धांत को देख लिए। कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन देख लिए, उप कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन देख लिए और कक्षक में भी देख लिए। अब हम लोग एक टॉपिक और इसमें पढ़ लेते हैं। क्या चीज? संयोजकता। संयोजकता क्या होती है? संयोजकता आपको बताए थे कि किसी भी परमाणु की जो संरचना होगी उसमें बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होगी वही क्या कहलाएगा? उसकी संयोजकता। या कहे तो क्या कि बाहरी कक्षा के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए या जितने इलेक्ट्रॉन त्याग किया जाए वह क्या कहलाएगी? उसकी संयोजकता। मतलब बाहरी कक्षा द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए या जितने इलेक्ट्रॉन त्याग किया जाए वही क्या कहलाएगी? उसके संयोजकता। किसी भी तत्व की संयोजकता क्या होगी? किसी भी तत्व के लिए संयोजकता क्या होती है? कम होती है। ऐसे मिनट कम देती है। होगा अब ना बतिया, बड़ा बतियाती है, बहुत हल्ला कर ना रहे। देखिए अब एक चीज और पढ़ना था। क्या? संयोजकता। संयोजकता। संयोजकता कैसे ज्ञात हुआ था? कैसे बताए? बाह्यतम कक्षा से ना। बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से हम लोग क्या ज्ञात कर लेते हैं? संयोजकता। अच्छा, बाह्यतम कक्षा को देख करके ही यह पता चलता है कि वह तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्यों देखते हुए पता चलता है कि वह त्याग करेगा या ग्रहण करेगा। देखिए संयोजकता क्या होती है? किसी भी तत्व द्वारा त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या ही उसके संयोजकता कहलाता है। किसी भी तत्व द्वारा त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या ही संयोजकता कहलाता है। और संयोजकता कैसे ज्ञात किया जाता है? संयोजकता दो प्रकार का होता है।
कौन कौन? एक है धन मूलक और धन ऋण मूलक और एक ऋण मूलक। मूलक। अच्छा, धन मूलक वाली संयोजकता कैसे पता चलती है? 1 2 3 धन मूलक वाले, हाँ अच्छा बोले हैं। जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? बाह्यतम कक्षा में यदि 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, तब वैसे तत्व क्या करेगा? धन मूलक। उसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो क्या करेगा? त्याग देगा, त्याग कर देगा ना। क्यों? क्योंकि इतना को त्याग करने के बाद वह क्या बनना चाहता है? अस्थायी बनना चाहता है। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में रहेगा तो क्या कर देगा? त्याग कर देगा। तो जिस तत्व की बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 रहता है, उसकी संयोजकता क्या होगी? 1 2 3। तो यह क्या कहलाएगा? धन मूलक वाली संयोजकता। कैसी संयोजकता? धन मूलक। और जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो क्या करेगा? ग्रहण करेगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो यह किस प्रकार की संयोजकता कहलाएगा? हाँ, यह कहलाएगा धन मूलक वाली संयोजकता, धन मूलक। और यह कहलाएगा ऋण मूलक। धन मूलक वाली संयोजकता और यह कहलाएगा ऋण मूलक वाली संयोजकता कैसे प्राप्त होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखे ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से उसके बाह्यतम कक्षा, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति को देख करके हम लोग क्या पता करेंगे? उसके संयोजकता ज्ञात कर लेंगे। तब इस क्लास में हम लोग क्या देख लिए? कक्षा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना और संयोजकता क्या होती है उसके बारे में देख लिए। अब अगला क्लास में हम लोग को एक छोटी सी और क्लास होगी, जिसमें देखना है क्या? किसी भी तत्वों की द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और फिर न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करना। आपको तत्व लिख देगा और उससे पता करेगा क्या?